नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि टीजीटी हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट संख्या 18 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने टीजीटी से संबंधित कुल 17 प्रैक्टिस सेट देखे हैं, जिसका वीडियो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा अभी तक हमने जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसका पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है। प्रश्न 1 है, अंधा युग नाटक की समस्या क्या है। बताइए आप लोग, अंधा युग नाटक की समस्या क्या है। पारिवारिक समस्या है या फिर युद्ध और उसके बाद की समस्या है या फिर सामाजिक समस्या है या फिर राजकाज की समस्या है। तो अंधा युग नाटक किसका नाटक है? यह जो है धर्मवीर भारती का काव्य नाटक है। इस नाटक की क्या समस्या है? तो वह है युद्ध और उसके बाद की समस्या। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं, तो आप लोग इनमें से कौन एक जो है अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं? तेज सिंह है या फिर पंकज विष्ट हैं या फिर जयप्रकाश करदम हैं या फिर अशोक मिश्र हैं। तो अपेक्षा पत्रिका के जो संपादक हैं वह है तेज सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है? कल्पना पत्रिका के संपादक कौन थे? बताइए आप लोग, कल्पना पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञे थे या फिर विशाल बद्री विशाल थे या फिर रघुवीर सहाय थे या फिर धर्मवीर भारती थे। तो कल्पना पत्रिका के जो संपादक थे वह थे धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। छायापथ किस विधा की रचना है? बताइए आप लोग, छायापथ जो है किस विधा की रचना है? एकांकी विधा की रचना है या फिर संस्मरण विधा की रचना है या फिर गद्य काव्य है या फिर रिपोर्ताज। दोस्तों, यहाँ पर होगा रिपोर्ताज। तो छायापथ किस विधा की रचना है? तो छायापथ जो है गद्य काव्य विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है राय कृष्ण दास थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है? भक्तन को कहा सीकरी सो काम। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, यह किस कवि की काव्य पंक्ति है? नंददास की है या फिर परमानंद दास की है या फिर कुम्भन दास की है या फिर तुलसीदास की है? तो बताइए आप लोग, यह काव्य पंक्ति किसकी है? भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। यह जो काव्य पंक्ति है यह है कुम्भन दास जी का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है? सही युग्म का इसमें से हमें चयन करना है। इनमें से एक युग्म जो है सही है वह हमें बताना है। तो बताइए आप लोग, विलायत यात्रा किसकी रचना है? भागवत शरण उपाध्याय की रचना है कि नहीं है? तो यह जो है भागवत शरण उपाध्याय की रचना नहीं है, यह इसलिए यह नहीं सही हो जाएगा। विलायत यात्रा किसकी रचना है? तो विलायत यात्रा जो है प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। तूफानों के बीच किसकी रचना है? देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। तो यह जो है देवेंद्र सत्यार्थी की रचना नहीं है। तूफानों के बीच यह किसकी रचना है? यह जो है रंगे राघव की रचना है। किसकी? रंगे राघव की रचना है। अगला है हिमालय यात्रा किसकी रचना है? तो हिमालय यात्रा जो है राम वृक्ष बिनीपुरी की रचना नहीं है। यह किसकी रचना है? यह जो है काका कालेलकर की रचना है हिमालय यात्रा। जबकि आखिरी चट्टान जो है मोहन राकेश की रचना है। यह युग्म सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या है? प्रश्न संख्या 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा? अनुच्छेद 342 या फिर अनुच्छेद 344 या फिर अनुच्छेद 350 या फिर अनुच्छेद 348। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 348। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं।
प्रश्न संख्या 8 क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष जो है सम्मिलित किया गया? 1992 में, या फिर 1993 में, या फिर 2003 में, या फिर 2004 में? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 2003 में सम्मिलित किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, कुटज निबंध के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, कुटज निबंध के लेखक कौन है? तो कुटज निबंध की जो लेखक हैं वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है? बताइए आप लोग, परिशिष्ट जो उपन्यास है या किस विषय पर केंद्रित है? धर्मांतर पर, या फिर पर्यावरण पर, या फिर शिक्षा पर, या फिर राजनीति पर? तो परिशिष्ट उपन्यास जो है किसका है? तो यह जो है गिरिराज किशोर का उपन्यास है। यह जो है राजनीति विषय पर केंद्रित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है? प्रश्न, वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? बताइए आप लोग, वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? अरुण माहेश्वरी हैं, या फिर रविंद्र कालिया हैं, या फिर सुधीर पचौरी हैं, या फिर अरुण कमल है? तो वाक पत्रिका के वर्तमान जो संपादक हैं वह है सुधीर पचौरी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या है? पाली पद की बहुमान व्युत्पत्ति क्या है, उसे हमें बताना है। तो पाली पद की बहुमान जो व्युत्पत्ति है वह है ऑप्शन नंबर सी पर्याय, उसके बाद पालियाय, उसके बाद पालियाली, उसके बाद पाली, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या है? पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरणकार कौन है, उसे हमें बताना है। कात्यायन है, या फिर पतंजलि हैं, या फिर पाणिनि हैं, या फिर हेमचंद आचार्य हैं? तो पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरणकार जो हैं वह हैं कात्यायन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या है? रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। 3 भेद हैं, 2 भेद हैं, 4 भेद हैं, या फिर 5 भेद हैं? बताइए आप लोग, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं? सकर्मक और आकर्मक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या है? या रा ला वा व्यंजन को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, या फिर कोई नहीं? तो या रा ला व्यंजनों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या है? सदियों का संताप किस कवि की कृति है? बताइए आप लोग, सदियों का संताप जो है किस कवि की कृति है? जयप्रकाश करदम की है, मोहनदास नैमिषारय की है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, या फिर सुशीला टागभौरे की है? तो बताइए आप लोग, सदियों का संताप किसकी रचना है? तो सदियों का संताप जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या है? मन्नू भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतरण किया है? आपका बंटी, या फिर महाभोज, या फिर यही सच है, या फिर स्वामी? तो मन्नू भंडारी ने अपना उपन्यास महाभोज को स्वयं जो है नाट्य रूपांतरण किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। देवचरित्र अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है, उसे हमें बताना है। आश्रयदाता आजम शाह की प्रशस्ति है, या फिर रसों का विवेचन है, या फिर नायिका भेद है, या फिर नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है? तो देवचरित्र अष्टयाम ग्रंथ का जो विषय है वह है नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या है? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी, उसे हमें बताना है। 1960 में, 1961 में, या फिर 1962 में, या फिर 1963 में? तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक
और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना जो है 1961 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। लाठी शब्द का अर्थ, लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? बताइए आप लोग, लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? यह जो है अमूर्तीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है, उसे हमें बताना है। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या जो है 52 मानी है, 13 स्वर और 39 व्यंजन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। अकाल में सारस किस कवि की कविता संग्रह है? बताइए आप लोग, अकाल में सारस जो है किस कवि की कविता संग्रह है? चंद्रकांत देवताले का, या फिर उदय प्रकाश का, या फिर केदारनाथ सिंह का, या फिर राजेश जोशी का? तो अकाल में सारस जो है कविता संग्रह किसका है? तो यह जो है केदारनाथ सिंह जी का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी रचना पर इन्हें जो है किसको? केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित कब हुआ था? 1840 में, या फिर 1826 में, या फिर 1830 में, या फिर 1844 ईस्वी में? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो है 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके जो प्रथम संपादक थे वह थे जुगल किशोर। यह जो पत्रिका है कलकत्ता से प्रकाशित होता था। यह पत्रिका जो है साप्ताहिक पत्रिका थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या है? आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? खड़ी बोली में, या फिर अवधी में, या फिर ब्रजभाषा में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आचार्य शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से ब्रजभाषा में अनुवाद किया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? बताइए आप लोग, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? मुंबई से, या फिर बनारस से, या फिर दिल्ली से, या फिर जयपुर से? तो हंस पत्रिका का प्रकाशन जो है बनारस से हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। पद्मावत में कुल सर्ग या खंडों की संख्या कितनी है, उसे हमें बताना है। 57 है, 56 है, 55 है, या फिर 54 है? तो पद्मावत में कुल सर्गों की संख्या जो है 57 है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या है? ब्रजभाषा हेतु ब्रजबास ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानिए। यह किस कवि की काव्य पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, भिखारीदास की है, या फिर देव की है, या फिर पद्माकर की है? तो यह जो है पंक्ति जो है किसका है? भिखारीदास का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। बोलगा से गंगा किस विधा की रचना है? नाटक है, कथा है, या फिर निबंध संग्रह है, या फिर यात्रा वृत्तांत है? तो बोलगा से गंगा जो है राहुल संकृत्यायन का कहानी विधा की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? बताए आप लोग, इनमें से किस रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ध्वनि काव्य माना है? सूरकृत भ्रमर गीत को, या फिर सूरसागर को, या फिर सूरसरावली को, या फिर साहित्य लहरी को? तो आचार्य शुक्ल ने ध्वनि काव्य जो है सूरकृत भ्रमर गीत को माना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? नैमिषराय हैं, या फिर माता प्रसाद हैं, या फिर कमल भारती हैं, या फिर सूरजपाल चौहान हैं? तो झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? तो वह है माता प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? बताइए आप लोग, राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? 10 नियम है, 11 नियम है, 12 नियम है, या फिर 13 नियम है? तो इसमें जो है कुल 12 नियम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं।
उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 346 या फिर अनुच्छेद 345 या फिर अनुच्छेद 347 या फिर अनुच्छेद 348? तो बताइए आप लोग, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है संविधान के अनुच्छेद 348 के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। हिंदी भाषा से या फिर मराठी भाषा से या फिर बांग्ला भाषा से या फिर सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 क्या है? मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है या फिर संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बतलाती है या फिर उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है या फिर संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा गया है? बताए आप लोग, साक्षात रसमूर्ति जो है किस कवि को कहा गया है? तुलसीदास को, सूरदास को, घनानंद को या फिर रसखान को? तो साक्षात रसमूर्ति जो है किससे कहा गया है? घनानंद को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। राघव चेतन का संबंध है, बताइए आप लोग, राघव चेतन का संबंध है राम कथा से या फिर कृष्ण कथा से या फिर संत काव्य से या फिर पद्मावत से? तो राघव चेतन का संबंध जो है पद्मावत से है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार क्या है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैतवाद है या फिर शैवागम है या फिर रहस्यवाद है या फिर विशिष्टाद्वैत है? तो कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार जो है वह है शैवागम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 क्या है? बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है, उसे हमें बताना है। ऑप्शन ए है कल्पना की समाहार की शक्ति या फिर ऑप्शन बी है नायिका भेद वर्णन या फिर ऑप्शन सी है प्रतीकों का नपा तुला प्रयोग या फिर ऑप्शन डी है पिंगल वर्णन? तो बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का जो प्रमुख कारण है वह है कल्पना की समाहार की शक्ति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 क्या है? बूदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? बताइए आप लोग, इनमें से कौन एक कवि जो है बूदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि था? बिहारी थे या फिर बोधा कवि थे या फिर मतीराम थे या फिर ठाकुर थे? तो बूदी नरेश भाव सिंह का आश्रित जो कवि थे वह थे मतीराम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 क्या है? कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरिक प्रचारित सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या था? हिंदी का सरल व्याकरण या फिर हिंदी का प्रमाणिक व्याकरण या फिर हिंदी व्याकरण या फिर हिंदी का व्यवहारिक व्याकरण? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उसका नाम था हिंदी व्याकरण। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? बताइए आप लोग, देवनागरी लिपि का विकास जो है किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी लिपि से या फिर कुटिल लिपि से या फिर ब्राह्मी लिपि से या फिर गुप्त लिपि से? तो देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। सुनीत कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है?
उदीच के अंतर्गत या फिर प्रतीच के अंतर्गत या फिर प्राच के अंतर्गत या फिर दक्षिणात्य के अंतर्गत। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सुनीत कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को प्राच्य शाखा के अंतर्गत रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। सर्वनाम का रूपांतरण किस कारण से नहीं होता है? वचन के या फिर लिंग के या फिर पुरुष के या फिर कारक के। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वनाम का रूपांतरण जो है जिस कारण से नहीं होता है वह है लिंग के, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं? बताइए आप लोग, हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं, 9 होते हैं या फिर 7 होते हैं या फिर 6 होते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7 कारक होते हैं हिंदी के सर्वनाम में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान इनमें से कौन है? जोशुआ केटलर है या फिर किशोरीदास वाजपेयी हैं या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन है या फिर कामता प्रसाद गुरु हैं? तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान है वह है जोशुआ केटलर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? बताइए आप लोग, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? मासिक था, पाक्षिक था या फिर दैनिक था या फिर साप्ताहिक था? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो है उदंत मार्टन है, जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इसके प्रथम संपादक जो है जुगल किशोर शुक्ल थे, या जो है साप्ताहिक पत्रिका था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्म में से कौन सा युग्म असंगत है उसे हमें बताना है। तो अफसोस जो है फारसी भाषा का शब्द है, यह सही है। कैंची जो है तुर्की भाषा का शब्द है, यह भी सही है। गमला जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, यह भी सही है। जबकि कारतूस जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है बल्कि फ्रांसीसी भाषा का शब्द है कारतूस, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है असंगत। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 क्या है? प्रसिद्ध कहानीकार विजय दान देथा की उस कहानी का नाम क्या है जिसे अमोल पालेकर ने पहेली नाम से फिल्म बनाई थी? बताइए आप लोग, प्रसिद्ध कहानीकार विजय दान देथा की उस कहानी का क्या नाम है जिसे अमोल पालेकर ने पहेली नाम से फिल्म बनाई थी? दुविधा कहानी है या फिर अनेकों हिटलर है या फिर बनिया का चाकर है या फिर साधु की कमाई है? तो दुविधा जो कहानी है इसे अमोल पालेकर ने पहेली नाम से जो है इस कहानी पर फिल्म बनाई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। अपरूप का कवि किसे कहा जाता है? आप लोग, अपरूप का कवि जो है इनमें से किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को या फिर विद्यापति को या फिर बिहारी को या फिर निराला को? तो अपरूप का कवि जो है विद्यापति को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा उनका मौलिक नाटक नहीं है वरन अनुदित नाटक है, उसे हमें बताना है। भारत दुर्दशा है या फिर श्री चंद्रावली है या फिर रत्नावली है या फिर विशेष विस्मोषधम है? तो अनुदित नाटक इनका कौन सा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का? तो वह है रत्नावली, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी तीनों नाटक जो हैं इनके मौलिक नाटक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मान स्वर कितने होते हैं? बताइए आप लोग, मान स्वर जो है कितने होते हैं? 7 होते हैं, 6 होते हैं, 9 होते हैं या फिर 8 होते हैं? तो मान स्वर कितने होते हैं बताइए आप लोग। तो मान स्वर जो है 8 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सुनीत कुमार चटर्जी ने या फिर भोलानाथ तिवारी ने या फिर काका कालेलकर ने या फिर उदय नारायण तिवारी ने? तो बताइए आप लोग, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? किसने दिया था? सुनीत कुमार चटर्जी ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 53 देखते हैं।
माटी की मूर्तें शीर्षक से रेखाचित्र किस लेखक ने लिखा है? बताइए आप लोग, माटी की मूर्तें शीर्षक से रेखाचित्र किस लेखक ने लिखा है? रंगेर राघव ने लिखा है, या फिर फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है, या फिर महादेवी वर्मा ने लिखा है, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है? तो माटी की मूर्ति शीर्षक से रेखाचित्र किसने लिखा है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है? बताइए आप लोग, परिंदे कहानी को किस आलोचक ने हिंदी की पहली कहानी माना है? डॉक्टर नामवर सिंह ने माना है, या फिर लक्ष्मी सागर वरसेन ने माना है, या फिर राजेंद्र यादव ने माना है, या फिर शंभुनाथ ने माना है? तो परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी जो है डॉक्टर नामवर सिंह जी ने माना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 क्या है? मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? बताइए आप लोग, मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच, या फिर नेमचंद जैन नागार्जुन के बीच, या फिर अमृतलाल नागर जसपाल के बीच, या फिर अज्ञे विद्यानिवास मिश्र के बीच? तो मित्र संवाद पत्र जो है किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है? कृष्णा अग्नोत्री हैं, या फिर मैत्री पुष्पा हैं, या फिर मन्नू भंडारी हैं, या फिर पद्मा सचदेवा हैं? बताइए आप लोग, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका आत्मकथा वह हैं कृष्णा अग्नोत्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन हैं? अज्ञे हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं, या फिर रामविलास शर्मा हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हिंदी जात की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? तो वह है रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। इनमें से कौन सी कृति जो है प्रतिबंधित रही है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी कृति जो है प्रतिबंधित रही है? भारत भारती, या फिर चिनगारियाँ, या फिर बंदनी, या फिर झांसी की रानी? तो इनमें से जो रचना प्रतिबंधित रही है वह है चिनगारियाँ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका की है? बताइए आप लोग, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह जो है किस कथा लेखिका की है? ममता कालिया की है, या फिर चित्रा मुदगल की है, या फिर मैत्री पुष्पा की है, या फिर राजी सेठ की है? बताइए आप लोग, यह कहानी संग्रह किसका है? जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, तो यह है चित्रा मुदगल की कहानी संग्रह है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? डोंगरी नहीं है, या फिर भोजपुरी नहीं है, या फिर मैथिली नहीं है, या फिर बोडो नहीं है? तो संविधान में जो 8वीं अनुसूची में जो भाषा नहीं है वह है भोजपुरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थाई भाव है? बताइए आप लोग, विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थाई भाव है? वीर रस का, हास्य रस का, या फिर अद्भुत रस का, या फिर रौद्र रस का? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्मय या आश्चर्य जो है अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है? छंद वैविध्य, या फिर रस वैविध्य, या फिर नवीन प्रसंगों की उद्भावना, या फिर प्रबंध पढ़ुता? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नवीन प्रसंगों की उद्भावना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 क्या है? भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टता समझ सकता है। यह परिभाषा किसकी है?
कामता प्रसाद गुरु की है या फिर किशोरी दास वाजपेयी की है या फिर श्याम सुंदर दास की है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। बताइए आप लोग यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा जो है कामता प्रसाद गुरु जी का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? बताइए आप लोग इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं या फिर डॉक्टर नागेंद्र हैं। तो इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो वह हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 क्या है? भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? बताइए आप लोग भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? भट्ट लोलट की है या फिर भट्ट नायक की है या फिर भट्ट शंकु की है या फिर अभिनव गुप्त की है? तो भरत मुनि के रस सूत्र पर आधारित अनुमतिवाद पर आधारित व्याख्या जो है किसका है? भट्ट शंकु का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? बताइए आप लोग सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? मिश्र बंधुओं ने अपनी रचना हिंदी नवरत्न में या फिर पद्म सिंह शर्मा ने अपनी रचना बिहारी सतसई की भूमिका में या फिर कृष्ण बिहारी मिश्र ने अपनी रचना देव और बिहारी में या फिर लाला भगवान दीन ने अपनी रचना बिहारी और देव में? तो बताइए आप लोग किस आलोचक ने सर्वप्रथम जो है देव बड़ी बिहारी की विवाद को जन्म दिया? तो मिश्र बंधुओं ने जो है अपनी रचना हिंदी नवरत्न में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। बाधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्या भरा हुआ है हीरों से? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताइए आप लोग इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है या फिर रूपक अतिशयोक्त अलंकार है या फिर रूपक अलंकार है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है रूपक अतिशयोक्त अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। देव कवि किस जिले के थे? बताइए आप लोग देव कवि जो है किस जिले के थे? मैनपुरी के थे या फिर बनारस के थे या फिर गोरखपुर के थे या फिर इटावा के थे? तो बताइए आप लोग देव कवि जो है किस जिले के थे? तो देव कवि जो है इटावा के थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या निर्धारित की है? बताइए आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या निर्धारित की है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या निर्धारित की? प्रथम उत्थान की कालावधि वह निर्धारित की है संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। अखरावट काव्यकृत की रचयिता कौन है? बताइए आप लोग अखरावट जो है काव्यकृत जो है किसकी रचना है? उस्मान की है, जायसी की है, मंझन की है या फिर कुतुबन की है? तो अखरावट किसकी रचना है? यह है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? बताइए आप लोग आलपीन और गमला जो है किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच के हैं, जापानी के हैं या फिर अंग्रेजी के हैं या फिर पुर्तगाली के हैं? तो यह दो शब्द बहुत बार पूछा गया है। आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो यह जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? बताइए आप लोग, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? चतुर्भुज दास को, या फिर नंददास को, या फिर सूरदास को, या फिर परमानंद दास को? तो नंददास को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नंददास के संदर्भ में एक दोहा मशहूर है, और कवि गड़िया नंददास जड़िया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, या फिर 4 भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के जो है 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। कत दिखाए कामनी दई, दामिनी को यह बाह, थर थरात सो तन फिरे, फर फरात घन माए, किस कवि की यह काव्य पंक्ति है? बताइए आप लोग, यह काव्य पंक्ति जो है किस कवि की है? अब्दुल रहीम खान खाना की है, या फिर बिहारी लाल की है, या फिर सैयद गुलाम नबी रसलीन की है, या फिर भिखारी दास की है? तो यह काव्य पंक्ति जो है किसकी है? तो यह है बिहारी लाल जी का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 क्या है? हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, किस कवि की यह काव्य पंक्ति है? बताइए आप लोग, यह काव्य पंक्ति जो है किस कवि की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, या फिर राहुल संकीर्तन का है? तो यह काव्य पंक्ति किसका? तो यह जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का कौन सा नाम है, उसे हमें बताना है। प्रतिदर्श है, या फिर काव्यालंकार है, या फिर काव्यादर्श है, या फिर साहित्य दर्पण है? बताइए आप लोग, दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का क्या नाम है? तो उसका नाम है काव्यादर्श, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे। बताइए आप लोग, सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? अज्ञे थे, या फिर धर्मवीर भारती थे, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे, या फिर जगदीश गुप्त थे? तो सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के जो संपादक थे वह थे जगदीश गुप्त, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। खलटाही का दूसरा नाम है? बाघेली है, या फिर बुंदेली है, या फिर ब्रजी है, या फिर छत्तीसगढ़ी है? तो खलटाही का दूसरा नाम है छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। स्वनिम का अर्थ है, तब लोग क्या, स्वनिम का क्या अर्थ है? वर्ण है, या फिर अक्षर है, या फिर शब्द है, या फिर ध्वनि है? तो स्वनिम का जो अर्थ है वह है ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा यानी कि रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? यश के लिए, या फिर लोकहित के लिए, या फिर परंपरा अनुपालन के लिए, या फिर स्वांतः सुखाय के लिए? बताइए आप लोग, गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा यानी कि रामचरितमानस की रचना जो है किस उद्देश्य से की थी? तो इन्होंने जो है किस उद्देश्य से किया था? स्वांतः सुखाय के लिए किया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? बताइए आप लोग, विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया है? डॉक्टर नागेंद्र ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? तो विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रतिपादित किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरबे चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है? नूर मोहम्मद के, या फिर कुतुबन के, या फिर मुल्ला दाऊद के, या फिर कासिम शाह के? तो बताइए आप लोग,
किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है? बताइए आप लोग। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूफी कवि नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी में दोहा चौपाई के स्थान पर जो है बरवे चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? बताइए आप लोग, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित इनमें से कौन सा मत है? उत्पत्तिवाद है या फिर अभिव्यक्तिवाद है या फिर भोगवाद है या फिर अनुमितिवाद है? तो भट्ट लोलट द्वारा जो प्रतिपादित जो मत है वह है उत्पत्तिवाद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्पत्तिवाद का एक अन्य नाम है आरोपवाद। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारात प्रक्षते उक्त के लेखक कौन हैं? आचार्य भामा हैं या फिर विश्वनाथ हैं या फिर मम्मट हैं या फिर दंडी है? बताइए आप लोग, यह परिभाषा जो है किसकी है? तो यह परिभाषा जो है दंडी का है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। सदल मिस्र की भाषा की विशेषता है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक विशेषता जो है सदल मिस्र की है? पूर्वीपन है या फिर सहज या प्रवाहमयी भाषा है या फिर उर्दू की प्रमुखता है या फिर किस्सा गुसाई है? तो सदल मिस्र की भाषा की जो विशेषता है वह है पूर्वीपन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? शेरजंग गर्ग हैं या फिर मृदुला गर्ग हैं या फिर प्रभाकर छेत्री हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? तो कविता की तीसरी आंख की जो रचनाकार है वह है प्रभाकर छेत्री, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? बताइए आप लोग, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा या फिर ग्रियर्सन ने कहा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा? तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग जो है किसने सर्वप्रथम कहा? ग्रियर्सन ने कहा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? बताएं आप लोग, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? विजय देव नारायण शाही हैं या फिर डॉक्टर रघुवंश है या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं या फिर नेमचंद जैन है? तो हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का जो नाम है वह है रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? बताइए आप लोग, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? रमेश कुंतल मेघ हैं या फिर विजय देव नारायण शाही हैं या फिर मुक्तिबोध हैं या फिर मनोहर श्याम जोशी हैं? तो इस सूत्र के प्रयोक्ता जो है वह है मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? बताइए आप लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा था? भूषण को या फिर केशवदास को या फिर देव को या फिर मतिराम को? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के प्रयोक्ता कौन है? बताइए आप लोग, यह काव्य परिभाषा जो है किसकी है? पंडित राज जगन्नाथ की है या फिर आचार्य वामन की है या फिर आचार्य दंडी की है या फिर आचार्य विश्वनाथ की है? तो वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य के जो परिभाषा के जो परिभाषाकार हैं वह है आचार्य विश्वनाथ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र हैं या फिर हरिशंकर परसाई हैं या फिर कुबेरनाथ राय हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, तुलसीदास चंदन घिसे के जो लेखक हैं वह है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कुटिचाटन नाम से
हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे हैं? अज्ञे ने लिखा है या फिर जैनेन्द्र ने लिखा है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है या फिर ये सभी? तो बताइए आप लोग। कुटिचाटन नाम से किसने हिंदी में जो है निबंध लिखे हैं? तो वह लिखे हैं कौन? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। बांगरू जो है किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बताइए आप लोग। बांगरू जो है किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी की या फिर पूर्वी हिंदी की या फिर बिहारी की या फिर पहाड़ी की? तो बताइए आप लोग। बांगरू जो है किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो यह है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। उदयभान चरित्र के लेखक कौन है? बताइए आप लोग। उदयभान चरित्र किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है या फिर सदल मिश्र की रचना है या फिर सदा सुखलाल की रचना है या फिर इंसा अल्लाह खां की रचना है? तो बताइए आप लोग। उदयभान चरित्र के लेखक कौन है? तो उदयभान चरित्र के लेखक जो है इंसा अल्लाह खां है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका एक अन्य नाम है रानी केतकी की कहानी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। अमन का राग के लेखक कौन है? बताइए आप लोग। अमन का राग के लेखक कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र है या फिर मुक्तिबोध है या फिर शमशेर बहादुर सिंह है या फिर त्रिलोचन है? तो अमन का राग के लेखक कौन है? तो वह है शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। काल क्रमानुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। दोस्तों इसमें हमको काल क्रमानुसार सही क्रम लगाना है। तो बताइए आप लोग। सर्वप्रथम कौन सी रचना लिखा गया? पद्मावत लिखा गया या फिर चित्रावली लिखा गया या फिर मधुमालती लिखा गया या फिर मृगावती लिखा गया? तो सर्वप्रथम जो है मृगावती लिखा गया। मृगावती कब लिखा गया? तो 1501 ईस्वी में जो है मृगावती लिखा गया। उसके बाद जो है पद्मावत लिखा गया। कब? 1540 ईस्वी में। उसके बाद जो है मधुमालती लिखा गया। मधुमालती कब लिखा गया था? मधुमालती जो है 1545 ईस्वी में लिखा गया। और चित्रावली जो है 1621 ईस्वी में लिखा गया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। प्रश्न संख्या 98 क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग। सर्वप्रथम कौन सा आत्मकथा लिखा गया? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ या फिर टुकड़े टुकड़े दास्तान या फिर आज के अतीत या फिर अर्धकथानक? तो सर्वप्रथम कौन सा लिखा गया? तो सर्वप्रथम लिखा गया था अर्धकथानक। उसके बाद टुकड़े टुकड़े दास्तान, उसके बाद आज के अतीत, उसके बाद मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। प्रश्न संख्या 99 क्या है? स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? बताइए आप लोग। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 2 वर्गों में या फिर 5 वर्गों में? तो स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है उच्चारण स्थान के आधार पर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है? उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग। सर्वप्रथम कौन सा महाकाव्य लिखा गया? साकेत लिखा गया या फिर प्रियप्रवास लिखा गया या फिर कमायनी लिखा गया या फिर उर्वशी लिखा गया? तो सर्वप्रथम जो है कौन सा लिखा गया था? प्रियप्रवास लिखा गया था। प्री प्रवास कब लिखा गया था? 1914 ईस्वी में लिखा गया था। उसके बाद जो है साकेत लिखा गया था। साकेत कब लिखा गया था? 1931 ईस्वी में लिखा गया था। उसके बाद जो है जयशंकर प्रसाद का कमायनी लिखा गया था 1936 ईस्वी में। उसके बाद जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी जो है 1961 ईस्वी में लिखा गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया है? 6 भागों में, 7 भागों में या फिर 10 भागों में या फिर 8 भागों में? बताइए आप लोग। राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन जो है कितने भागों में किया है? तो 8 भागों में किया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा एक जो है भाववाचक संज्ञा है उसे हमें बताना है? श्याम है, नदी है, बचपन है या फिर पानी है? तो भाववाचक जो संज्ञा है वह है बचपन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बताए आप लोग, इसमें किस वाक्य में जो है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है यह मेरी निजी पुस्तक है, या फिर आज अपनापन कहाँ है, या फिर अपनों से क्या छिपाना, या फिर आप भला तो जग भला। तो किस वाक्य में जो है निज वाचक सर्वनाम है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी में, आप भला तो जग भला, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? बताइए आप लोग, भूतकाल के जो है कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, या फिर 7 भेद होते हैं? तो भूतकाल के जो है 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन कौन सा? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, और लास्ट है हेतु मध्य भूतकाल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। प्रश्न संख्या 105 क्या है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बताइए आप लोग, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 105 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कवयित्री। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए आप लोग, पवन का इसमें से कौन सा एक संधि विच्छेद जो है सही है? तो वह है पो प्लस अन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें जो है अयादि संधि है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? बताइए आप लोग, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, या फिर तत्पुरुष समास है, या फिर द्वंद्व समास है, या फिर द्विगु समास है? तो यह समास जो है कई बार पूछा गया है, यथाशक्ति, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होगा यह समास कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया? बताइए आप लोग, कविता में जो है मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया? निराला ने, या फिर पंत ने, या फिर प्रसाद ने, या फिर केदारनाथ अग्रवाल ने? तो कविता में मुक्त छंद का प्रयोग जो है छायावादी कवि जो है निराला ने प्रारंभ किया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 109। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? बताइए आप लोग, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? श्रृंगार भाव, या फिर विरह भाव, या फिर करुणा भाव, या फिर विरह और रहस्य भाव? तो इस पंक्ति में जो है विरह और रहस्य भाव व्यक्त हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह काव्य पंक्ति जो है महादेवी वर्मा जी की है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। प्रश्न संख्या 110 क्या है? हिमाद्रि तुंग श्रृंग से क्या है? यह प्रेम गीत है, या फिर शोक गीत है, या फिर हास्य गीत है, या फिर प्रयाण गीत है? यह जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक जो है चंद्रगुप्त का जो है प्रेरणा गीत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। प्रश्न संख्या 111 क्या है? जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ किस कविता की पंक्ति है? रोटी कविता की, या फिर उषा कविता की, या फिर स्वदेशी शासक कविता की, या फिर गीत फरोश कविता की? तो बताइए आप लोग, यह काव्य पंक्ति जो है किस कविता की है? तो यह काव्य पंक्ति जो है किस कविता से लिया गया है? तो यह जो है गीत फरोश कविता से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस कविता के जो है रचनाकार कौन है? तो वह है भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश कविता के। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। जनतंत्र का जन्म किस कविता की रचना है? दिनकर की है, या फिर महादेवी वर्मा की है, या फिर धूमिल की है, या फिर रघुवीर सहाय की है? तो जनतंत्र का जन्म जो है किस कविता की रचना है, किस कवि की रचना है? तो यह जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। इनमें से कौन आंचलिक कथाकार है? बता लोग, इनमें से कौन एक जो है आंचलिक कथाकार है? प्रेमचंद है, या फिर जयशंकर प्रसाद है, या फिर कमलेश्वर है, या फिर फणीश्वरनाथ रेणु हैं? तो आंचलिक कथाकार जो है वह है फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, वह है मैला आंचल, जो इन्होंने जो है 1954 ईस्वी में लिखा था। यह वह एक आंचलिक उपन्यास है।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? बताइए आप लोग, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख जो है किस कहानी के पात्र हैं? पंच परमेश्वर या फिर सुभान खां या फिर वापसी या फिर परिंदे? तो बताइए आप लोग, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? तो यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी जो है पंच परमेश्वर के पात्र हैं अलगू चौधरी और जुम्मन शेख, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? बताइए आप लोग, दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की कहानी है? मोहन राकेश की या फिर भीष्म साहनी की या फिर कमलेश्वर की या फिर निर्मल वर्मा की? तो दिल्ली में एक मौत किसकी कहानी है? तो यह कमलेश्वर की कहानी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है? बताइए इनमें से कौन सी एक कहानी जो है भारत विभाजन और सांप्रदायिकता से संबंधित घटनाओं से संबंधित कहानी है? वह कौन सा है? सुभान खां है या फिर मधुआ है या फिर लाल पान की बेगम है या फिर मलबे का मालिक है? तो भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की जो कहानी है वह है मलबे का मालिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही है। किसकी कहानी है? यह जो है मोहन राकेश की कहानी है, मलबे का मालिक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। प्रश्न संख्या 117 क्या है? वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है? बता आप लोग, वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है? गणेशी का या फिर नरेंद्र का या फिर अमर का या फिर गजाधर बाबू का? तो वापसी कहानी में गजाधर बाबू की वापसी का जिक्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। शिव का विशेषण क्या है? बताइए आप लोग, शिव का विशेषण क्या है? शिवेश है या फिर शंकर है या फिर शैव है या फिर शैल है? तो बताइए आप लोग, शिव का विशेषण क्या है? तो शिव का जो विशेषण है वह है शैव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है? गंवार व्यक्ति या फिर अनपढ़ व्यक्ति या फिर एकमात्र सहारा या फिर बिल्कुल असमर्थ होना? तो अंधे की लकड़ी का अर्थ है एकमात्र सहारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। प्रश्न संख्या 120 क्या है? बीरू और जय में चोली दामन का साथ है रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? बताएं आप लोग, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बीरू और जय में चोली दामन का साथ है एक दूसरे पर निर्भरता या फिर एक दूसरे से शत्रुता या फिर एक दूसरे से मित्रता या फिर एक दूसरे से स्पर्धा? तो बीरू और जय में चोली और दामन का साथ है, मुहावरे का अर्थ है एक दूसरे पर निर्भरता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। टिप्स लगाना का अर्थ क्या है? झूठी बातें मिलाना या फिर सिफारिश करना या फिर निशाना लगाना या फिर रिश्वत देना? तो इसका अर्थ है सिफारिश करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। जो गणना योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? गण कहते हैं, नगण्य कहते हैं, असंख्य कहते हैं या फिर अधिगण्य कहते हैं? जो गणना योग्य ना हो उसे जो है असंख्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। शिव की साधना करने वाले को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग, शिव की उपासना या साधना करने वालों को क्या कहते हैं? तो उसे जो है शैव कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या है? हीरक जयंती है, रजत जयंती है या फिर शताब्दी है या फिर स्वर्ण जयंती है? तो हीरक जयंती जो है 75 साल या 60 साल पूर्व होने पर मनाया जाता है। 75 साल जो है अमेरिका में पूर्व होने पर तथा ब्रिटेन में जो है 60 साल जो है पूर्व होने पर किसी संस्था के मनाया जाता है। जबकि रजत जयंती जो है 25 वर्ष पूर्व होने पर मनाया जाता है और स्वर्ण जयंती जो है 50 वर्ष पूर्व होने पर मनाया जाता है। यहाँ पर पूछा है 25 वर्ष पूर्व होने पर, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? रजत जयंती जो है 25 वर्ष पूर्व होने पर मनाया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 125 देखते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए आप लोग, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उज्ज्वल का जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा
उत पर प्लस उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मेरा यह प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।